नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस एक क्लास में आप सभी का स्वागत। इससे पहले के वीडियो में हमने अरस्तु के बताए राज्य के उद्देश्य व कार्यों के बारे में चर्चा की। संविधानों का वर्गीकरण या शासन का वर्गीकरण या शासन की क्या परिभाषा हो सकती है, संविधान की क्या परिभाषा हो सकती है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम संविधानों का वर्गीकरण और व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें संविधानों का मतलब है कि शासन कितने प्रकार का होता है, उनको कितने भागों में बांटा गया है और उनको संख्या के आधार पे और उद्देश्य के आधार पर कितने रूपों में अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया है। इस संदर्भ में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। टाइटल संविधानों का वर्गीकरण है। संविधानों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया है। अरस्तु ने यह वर्गीकरण दो आधारों पर प्रस्तुत किया है। नंबर 1 है संख्या के आधार पे, दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर। अरस्तु ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के 3 भेद किए हैं या 3 वर्ग किए हैं। और दूसरा आधार जो कि लक्ष्य और उद्देश्य के आधार पे है, अरस्तु ने 3 शासन व्यवस्थाओं के 2 रूपों का स्वाभाविक और विकृत रूप का निरूपण किया है। अरस्तु के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है, और विकृत रूप वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों को दृष्टि में रखता है या अपने हितों के लिए ही शासन करता है। इस तालिका के माध्यम से हम अरस्तु के द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण को समझते हैं। जो पहला है प्रथम संख्या का आधार और द्वितीय है नैतिक आधार। नंबर 1 शासन करने वालों की संख्या कितनी है और सर्वोच्च सत्ता के संचालन का उद्देश्य क्या है। एक व्यक्ति का शासन यदि वो स्वाभाविक रूप से और जनहितों के लिए काम करता है तो वो एक तंत्र या राजतंत्र के रूप में अरस्तु ने परिभाषित किया है या वर्गीकृत किया है। यदि वह विकृत हो जाए या उसका उद्देश्य जनहित न होकर स्वहित हो जाए तो वो निरंकुश तंत्र हो जाता है। इसको अरस्तु विकृत रूप मानता है। कुछ व्यक्तियों का शासन यदि जनहित में काम करता है तो उसे कुलीन तंत्र का नाम देता है, और यही कुलीन तंत्र बाद में विकृत रूप जो हो जाता है या स्वहित के कार्य में लिप्त हो जाता है, उसको वो वर्गतंत्र या धनिक तंत्र का नाम देता है। और अनेकों व्यक्तियों का शासन हो और वो स्वाभाविक रूप से जनहित के कार्य करता हो, वो संयत प्रजातंत्र या बहुतंत्र का नाम से वर्गीकरण उसका अरस्तु ने किया है। और उसका विकृत रूप जो स्वहित में काम करता है उसे भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र का नाम अरस्तु ने दिया है। जो एक चेन है
कुछ समय एक तंत्र या राजतंत्र शासन में रहता है, फिर वो धीरे धीरे निरंकुश तंत्र में बदल जाता है, फिर सत्ता परिवर्तन होती है, फिर कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आ जाती है जिसे कुलीन तंत्र कहा है, फिर उसका विकृत रूप वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और अनेकों व्यक्तियों के इसके खिलाफ क्रांति होकर या इस शासन के विरुद्ध जनता होकर संयत प्रजातंत्र या बहुतंत्र की स्थापना करती है, जिसमें अनेक व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आ जाती है और फिर उसका विकृत रूप हो जाता है भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र। एक साइकिल या एक चैन बताई है अरस्तु ने, जिसको इस तालिका के माध्यम से अरस्तु द्वारा समझाया गया है। अरस्तु ने उपरोक्त संविधानों की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। राजतंत्र जो श्रेष्ठ शासन के रूप में या एक व्यक्ति का शासन जब होता है तो उसके बारे में बताया है। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, जिसमें राज्य की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जो अपने असाधारण गुणों व विवेक के आधार पर शुभ को जानता है या जनता के हितों को समझता है और उसी शुभ जनता की सामान्य भलाई को लागू करने वाली विधियों का निर्माण करता है। परंतु अरस्तु कहता है कि ऐसा सर्वगुण संपन्न शासन का मिलना दुर्लभ है, और सौभाग्यवश ऐसा शासन मिल भी जाए तो वह जरूरी नहीं कि उसका उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार का गुण संपन्न होगा। अतः राजतंत्र विकृत होकर निरंकुश तंत्र या तानाशाही में परिणत हो जाता है। जो पहला संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा किया गया वो राजतंत्र है, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सर्वोच्च सत्ता होती है और वो जनता के हितों की समझता है। लेकिन अरस्तु स्वयं इस बात को कहता है कि ऐसा सर्वगुण संपन्न शासन का मिलना दुर्लभ है, और यदि संयोग से कोई मिल भी गया तो ये जरूरी नहीं कि उसके उत्तराधिकारी भी उसी के अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे, और अतः वह उसे राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश तंत्र या तानाशाही तंत्र में परिणत हो जाने की बात करता है। दूसरा वर्गीकरण निरंकुश तंत्र का है। राजतंत्र विकृत होकर तानाशाही या निरंकुश शासन में बदल जाता है। इससे शासन शासितों के हितों की उपेक्षा कर केवल अपने हित में शासन करता है। ऐसा शासन धोखाधड़ी, स्वार्थ जैसे तत्वों पर टिका होता है। ऐसे शासन को अरस्तु सबसे निकृष्ट संविधान कहता है या शासन कहता है, और ये विकृत रूप से शुद्ध संविधान से सबसे अधिक दूर है। अरस्तु ने निरंकुश शासन के 3 प्रकार बताए हैं। प्रथम प्रकार का निरंकुश शासन वह होता है इसमें राजा संयम का पालन करते हुए कानून के अनुसार शासन करता है। दूसरा जो प्रकार बताया, दूसरे प्रकार के निरंकुश शासन धन प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। तीसरे प्रकार के निरंकुश शासन कानून की पूर्ण रूप से उपेक्षा करते हुए स्वेच्छाचारी आचरण करते हैं। तीसरे प्रकार जो संविधानों का वर्गीकरण में तीसरा वर्ग बताया है या प्रकार बताया है वो है कुलीन तंत्र। जिस शासन व्यवस्था में सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है तथा शासन सत्ता का प्रयोग विधि अथवा कानून के अनुसार होता है, उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। अरस्तु कुलीन तंत्र के 2 रूप मानता है, एक वंशानुक्रम, दूसरा आयु पर आधारित। पहले प्रकार के कुछ व्यक्ति सदैव के शासक होते हैं और यहाँ तक कि अब उनकी मृत्यु के बाद उनकी संतानों को उनका स्थान प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के कुलीन तंत्र में केवल वयस्क व्यक्ति ही शासन करते हैं या आयु पर आधारित होते हैं, परंतु दोनों ही शासन में बुद्धि, गुण
और विधि का महत्व होता है। अरस्तु की धारणा में यह शासन विधान ही ऐसा शासन है जिसमें अच्छे नागरिक एवं अच्छे व्यक्ति के गुणों में पूर्ण रूपेण समानता होती है। अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र लोकतंत्र और धनिक तंत्र के तत्वों के मिश्रण से निर्मित शासन व्यवस्था है। इसके निर्माण के लिए 3 तत्व स्वतंत्र जन्म, नंबर 2 संपत्ति और नंबर 3 योग्यता का मिश्रण होना अनिवार्य है। अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र में कानून की समुचित उपस्थिति और पालना होती है। नंबर 4 जो कुलीन तंत्र का विकृत रूप है वो है धनिक तंत्र या अल्पतंत्र। जब कुलीन तंत्र विकृत होता है तो वह धनिक तंत्र का रूप ले लेता है। अरस्तु के अनुसार धनिक तंत्र ऐसा शासन विधान है जिसमें संपन्न एवं कुलीन लोग शासन संचालन करते हैं और ये अल्पमत में होते हैं। इस परिभाषा के आधार पर धनिक तंत्र में 2 विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम, इसमें सत्ता संपत्तिशाली वर्ग के हाथों में होती है। दूसरा, इन संपत्तिशाली स्वामियों की संख्या अल्पमत में होती है। अरस्तु के धनिक तंत्र का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया है। इस वर्गीकरण का प्रथम आधार राजनीतिक ढांचा है और दूसरा आधार है सामाजिक संगठन। राजनीतिक ढांचे के आधार पर इसमें धनिक तंत्र के 4 प्रकार बताए हैं। प्रथम प्रकार का धनिक तंत्र वह होता है जो अधिक मात्रा में संपत्ति के स्वामी को राजकीय पदों पर आसीन होने के लिए आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार करता है। धनिक तंत्र में दूसरा जो प्रकार बताया, धनिक तंत्र में संपत्ति की योग्यता ऊंची होती है और रिक्त स्थानों की पूर्ति अधिक धनी लोगों द्वारा चुनाव किया जाकर की जाती है। धनिक तंत्र की तीसरे प्रकार जो तीसरा रूप या प्रकार बताया है वह वंश परंपरा के आधार पर संपन्न लोगों को शासन कार्य में हाथ बटाने का अवसर मिलता है किंतु कानून की प्रभुसत्ता बनी रहती है। जो अंतिम और चौथा प्रकार अरस्तु ने बताया है, धनिक तंत्र में वंश परंपरा के आधार पर संपन्न लोग शासन करते हैं किंतु ये शासन विधि पर आधारित न होकर व्यक्तिगत शासन होता है या व्यक्तिगत हितों के लिए शासन होता है। सामाजिक ढांचे के आधार पर धनिक तंत्र के भी अरस्तु ने 4 प्रकार बताए हैं। धनिक तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें बहुमत के पास संपत्ति होगी। सामान्यतया सब लोग राजसत्ता में हाथ बटा सकते हैं और इस राज्य में सार्वभौमिक सत्ता कानून में निहित होती है। दूसरा प्रकार, इसमें धनिक तंत्र में कतिपय लोगों के पास ही संपत्ति होती है और ये कुछ लोग बड़े बड़े पद धारण करते हैं, अधिक अधिकारों की मांग करते हैं, फिर भी इस धनिक तंत्र में कानून की सर्वोच्चता स्थापित रहती है या सर्वोच्चता होती है। तीसरे प्रकार के धनिक तंत्र में बहुत ही कम लोगों के पास अत्यधिक मात्रा में संपत्ति होती है और ये लोग राजकीय पदों को अपने लिए सुरक्षित कर लेते हैं किंतु इतना होने पर भी कानून के आधार पर आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। और अंतिम और चौथा जो प्रकार है, धनिक तंत्र में एक अत्यंत अल्प यानी कि कुछ मुट्ठी भर लोग समुदाय के लोग ही संपत्तिशाली होते हैं। इनके हाथों में अतुलित धन संपत्ति संचित हो जाती है और ये कानून की उपेक्षा करके व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक जीवन का संचालन करते हैं। अरस्तु के अनुसार इस धनिक तंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें आपसी फूट तथा ईर्ष्या पनपती है या होती है। इनके प्रत्येक कार्य का आधार व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत हित होता है। जो 5वां स्वाभाविक रूप या अच्छा रूप जो बताया है संविधानों का, वो है सर्व प्रजातंत्र या बहुजन तंत्र, पोलिटी या सर्व प्रजातंत्र या बहुतंत्र का अर्थ
सारी जनता का तथा सारी जनता के हितों के लिए किया जाने वाला शासन है। इसमें प्रजातंत्र और धनिक तंत्र का मिश्रण होता है। इस संबंध में वीपी वर्मा लिखते हैं कि यह लोकतंत्र से समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को ग्रहण करता है और धनिक तंत्र से जन्म और धन से प्राप्त होने वाले गुणों को। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक था। उसे अतिवादिता पसंद नहीं थी। अतः राजतंत्र और कुलीन तंत्र की अप्राप्यता को देखते हुए उसे सर्वप्रजातंत्र अथवा पोलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ती है। लेकिन संयत प्रजातंत्र या बहुतंत्र भी विकृत हो जाता है और उसका अंतिम या विकृत रूप जो संविधानों का है वो प्रजातंत्र या भीड़तंत्र के रूप में बताया है। सर्व प्रजातंत्र या बहुजन तंत्र या इंग्लिश में पॉलिटी अर्थात संवैधानिक सरकार विकृत होकर प्रजातंत्र में परिणित हो जाती है। इसमें शासन का संचालन कानून द्वारा न होकर व्यक्तियों की इच्छानुसार होता है। प्लेटो की भांति अरस्तु भी प्रजातंत्र का आलोचक है, किंतु वह इसमें कुछ गुणों को स्वीकार भी करता है। अरस्तु के मतानुसार प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें निरपेक्ष समानता के तत्व पर बहुत जोर दिया जाता है और सब नागरिक विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का विचार न करते हुए समान माने जाते हैं। धनी, निर्बल, अनपढ़, पढ़े लिखे, विद्वान, मूर्ख सब बराबर समझे जाते हैं। यह स्वतंत्रता के आधार पर सब नागरिकों को समान अधिकार देता है, किंतु अधिकारों की यह समानता और स्वतंत्रता शीघ्र ही नियंत्रण के अभाव में स्वच्छंदता और अराजकता में परिणित हो जाती है और नागरिक जीवन को असंभव बना देती है। प्रजातंत्र का आलोचक होने के बावजूद भी अरस्तु को इसमें बहुत गुण दिखाई देते हैं। नंबर 1, जनसाधारण में सामूहिक रूप से यह क्षमता पाई जाती है कि वो समस्याओं को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नंबर 2, जनसाधारण को आसानी से पथभ्रष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इनको पथभ्रष्ट सभी को पथभ्रष्ट करना काफ़ी कठिन होता है। अन्य विधानों की अपेक्षा प्रजातंत्र में षड्यंत्रों के होने का डर भी कम होता है। प्रजातंत्र में मध्यम वर्ग की समुचित संख्या होने के कारण क्रांतियों का डर नहीं रहता है। इसमें स्वतंत्रता नंबर 4, इसमें स्वतंत्रता और समानता के गुणों का समावेश होता है। इस प्रकार अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण में इनके अच्छे व बुरे रूपों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है और संविधानों के वर्गीकरण को इस प्रकार बताया है कि ये परिवर्तन जनहित व स्वहित के आधार पर इनका वर्गीकरण या इनके रूपों को प्लेटो ने बताया है और इन रूपों के आधार पर आज वर्तमान में प्रजातंत्र जो कि भीड़तंत्र के रूप में हमें वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में या शासन व्यवस्थाओं में देखा जाता है, ये सही भी है और प्रजातंत्र का फिर एक रूप बदलकर वापस एक व्यक्ति के शासन या राजतंत्र के शासन जैसी व्यवस्था की बात करता है कि एक चैन है ये जो निरंतर चलती रहेगी और फिर पुनः एक बार एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आएगी जिसे राजतंत्र के नाम से जाना जाएगा। इस संविधानों के वर्गीकरण के ई क्लास में आज इतना ही। अगले ई क्लास में हम अरस्तु के दूसरे विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।